Hi everyone, welcome to Punjab Success Mantra. Myself CA Sonam Sharma and I welcome you all to the series of for Excise and Taxation Inspector, जिसमें हम important taxation के MCQs डिस्कस कर रहे हैं. आज हमारी उस सीरीज का 11th पार्ट है. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारी इंस्टीट्यूट ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसमें से कुछ फ्री कोर्सेज हैं और कुछ पेड कोर्सेज हैं. अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग हमारे चैनल पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो. हमारी टीम को आप रीच आउट कर सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये: द रेट ऑफ ड्यूटी मे बी फिक्स्ड ऑन, we have four options: value, percentage, both A and B and none of the above. तो ये जो क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, कस्टम्स हम कर रहे थे, कस्टम्स ड्यूटी, उसी कस्टम्स ड्यूटी का ही क्वेश्चन है ये. और ये क्वेश्चन जो हमें पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि जो रेट ऑफ ड्यूटी है, कि जो रेट होगा वो किसके ऊपर फिक्स किया जाएगा. क्या वो वैल्यू के ऊपर फिक्स किया जाएगा, या वो परसेंटेज बेसिस पे फिक्स किया जाएगा, या फिर दोनों के बेसिस पे भी किया जा सकता है. तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी. जो कस्टम ड्यूटी है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है. कुछ फैक्टर्स में कुछ केसेस में वो जो फैक्टर होता है वो होता है कि कहाँ से आपने वो गुड्स को लिया है, खरीदा है, कहाँ पे वो गुड्स बने हैं. कुछ चीज़ों में, कुछ केसेस में ये भी एक कंसिडरेशन होती है. वो जो गुड्स बने हैं वो किस मटेरियल के बने हैं, उनका वेट क्या है, प्राइस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सारी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं वाइल अप्लाइंग कस्टम्स ड्यूटी. तो ये सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं. तो इसका मतलब है कि हम वैल्यू को भी कंसीडर कर रहे हैं और परसेंटेजेस को भी कंसीडर कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Customs Act was formulated in 1962 to prevent. कस्टम्स एक्ट क्यों बनाई गई थी, उसका रीज़न क्या था बनाने का? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं: प्रिवेंट इलीगल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ये तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ऐसे हो जाते हैं जो बिना कस्टम्स ड्यूटी के होते हैं. और जब आप एक कस्टम्स ड्यूटी लगाते हो तो वहाँ पर कुछ इंस्पेक्टर्स या कुछ ऑफिसर्स को आप लगा देते हो, जो भी पोर्ट्स वगैरह है. तो वो इंस्पेक्टर्स क्या करते हैं, जो भी इलीगल सामान आ रहा है थ्रू आउट द बॉर्डर्स, उनको भी वो चेक करते हैं. तो जो इलीगल इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो भी चेक हो जाते हैं. इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने के लिए, ऐसा ना हो कि कोई बाहर की कंट्री है और वहाँ पे कोई सामान है जो बहुत सस्ता बन रहा है और बहुत सस्ता सेल हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे देश की इंडस्ट्रीज हैं उन लोगों का कोई सामान खरीदेगा ही नहीं, सब लोग बाहर का सामान लेना चाहेंगे. तो इसलिए भी इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि वो जो सामान की वैल्यू है वो इक्विवेलेंट आ जाए. जो बाहर से बना हुआ सामान है उस सामान की वैल्यू इक्विवेलेंट आ जाए टू दी वन मेड इन इंडिया. तो इंडिया में जो सामान बन रहा है और जो बाहर सामान बन रहा था जो एक्चुअल में सस्ता था, बट उसके ऊपर हम ड्यूटी लगा देंगे ताकि वो सामान इक्विवेलेंट आ जाए, सो दैट ये जो हमारी घर की इंडस्ट्रीज हैं, इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं, इनको हम प्रोटेक्ट कर सकें. थर्ड है टू कीप द इम्पोर्ट्स टू द मिनिमम एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन करेंसी. जब कस्टम्स एक्ट नहीं थी तो हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं उनकी प्रॉपर बेसिकली उनकी प्रॉपर एक डिक्टेशन नहीं हो रही थी, या उनकी प्रॉपर एक रिपोर्ट नहीं बन पा रही थी कि कितने इम्पोर्ट्स हो रहे हैं. और जब हमने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना स्टार्ट किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो गुड्स महंगे हो गए थे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद, उन गुड्स का जो इम्पोर्ट था वो कम होता गया, राइट. तो उन गुड्स का इंपोर्ट जब कम हो गया तो इंपोर्ट्स को हमने कम कर दिया. और हमारे देश का मोटिव क्या होता है, हर एक देश का मोटिव क्या होता है कि इंपोर्ट्स को हमें कम रखना है, एक्सपोर्ट्स को हमें बढ़ाना है. तो जब हम इंपोर्ट्स को कम रखते हैं, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव्ड रहते हैं. तो ये भी एक मोटिव था कस्टम्स एक्ट को लेकर आने का. तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statement regarding the levying, collecting and distribution of income tax is correct? इनकम टैक्स. यहाँ पे एक इनकम टैक्स का क्वेश्चन हमने बीच में डाला है सो दैट आप लोगों की जो रिवीजन है इनकम टैक्स की वो भी चलती रहे साथ साथ.
Which one of the following statement regarding the levying, collecting and distribution of income tax is correct? Option number 1 है union levies, collects and distributes the proceeds of income tax between itself and states. Correct. The union levies, collects and keeps all the proceedings of income tax to itself. ये भी correct लग रहा है. The union levies and collects the tax, but all the proceeds are distributed among the states. तो इसका जो आंसर है वो क्या है कि जो यूनियन है वो कलेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेवी करता है, बट उसके बाद वो क्या करता है, उस सारे के सारे टैक्स को सारे के सारे टैक्स का कुछ पार्ट अपने पास रख लेता है और कुछ पार्ट जो है वो स्टेट्स में डिवाइड कर देता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर. और ये कहाँ पर लिखा गया है, इसका पता कहाँ से चला हमें? तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 270. उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि आपको मैंडेटरली क्या करना है, शेयर करना है ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन विद द स्टेट्स. Such proceeds assigned to states did not form part of the consolidated fund of India. जो states को चली गई वो obviously consolidated fund of India का part नहीं बनेंगी. आर्टिकल 272 हमें क्या बोलता है? प्रोवाइडेड फॉर शेयरिंग ऑफ यूनियन एक्साइज ड्यूटीज. 270 में इनकम टैक्स की बात की गई है और 272 में एक्साइज ड्यूटीज की बात की गई है. अगर पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसमें ऐसा लिखा है तो सिर्फ तभी. नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. कस्टम ड्यूटी इज लेवी जनरली ऑन. कस्टम ड्यूटी किस पे लगाई जाती है जनरली? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे. तो इसका आंसर क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं 4. ऑल इम्पोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्टेड गुड्स, सारे के सारे इंपोर्ट्स और सारे के सारे एक्सपोर्ट्स पे. कुछ इंपोर्ट्स और कुछ एक्सपोर्ट्स पे. ऑल इम्पोर्टेड गुड्स एंड सम एक्सपोर्टेड गुड्स, सम इम्पोर्टेड गुड्स एंड ऑल एक्सपोर्टेड गुड्स. क्या होगा इसका आंसर? सोचो. तो इसका जो आंसर है वो है कि जितने भी हम इंपोर्ट्स करते हैं सारे के सारे इंपोर्ट्स पे हम कस्टम्स ड्यूटी लगाते हैं, बट जो सारे के सारे एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर हम कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगाते हैं. एक्सपोर्ट्स के केस में कुछ एक केसेस ही होते हैं जहाँ पे कस्टम्स ड्यूटी को लगाया जाता है, और वो कुछ केसेस में भी लगाने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमें उन पर्टिकुलर गुड्स की जो एक्सपोर्ट है उसको प्रिवेंट करना है या कम करना है, ताकि उसका रीज़न ये होता है, जैसे अभी आपने लेटेस्ट पढ़ा होगा कि जो वीट का एक्सपोर्ट्स है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है. थोड़े टाइम में आप देखोगे कि जो वीट का एक्सपोर्ट्स करेगा उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी. अब ये क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया में जिन गुड्स की ज़्यादा ज़रूरत है उसको इंडिया में ही रखा जाए और उसका जो एक्सपोर्ट है उसको बाहर के देशों में ना भेजा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफरेंट ड्यूटीज लेविड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. कौन कौन सी डिफरेंट ड्यूटीज हैं जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाई जाती हैं? तो इम्पोर्टेड गुड्स पे अलग अलग टाइप की ड्यूटीज हैं, जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है जो कि एक बेस रेट होता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी का. एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती है. एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है फॉर द केसेस जहाँ पर कुछ ऐसी ज़रूरत है जो गुड्स बेसिकली लग्जरी नेचर के हैं, या फिर जिन गुड्स का इंपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती कि वो इंडिया में हो. एजुकेशन सेस इंपोर्ट ड्यूटी का पार्ट है, एंड ऑल ऑफ दी अबव. तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव. जनरली जो भी गुड्स होते हैं उनके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ साथ एजुकेशन सेस लगाया जाता है, बट कुछ एक गुड्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरी गुड्स होते हैं जिनके ऊपर एडिशनल ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाई जाती है. इसके अलावा भी और डिफरेंट टाइप्स के गुड्स इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती है जो कि लगाई जाती है. The additional duties apply to all imports except wine, spirits and alcohol beverages. क्वेश्चन नंबर 6. बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या है? तो कस्टम्स में जैसे आप हर एक लॉ में देखते हो डिफरेंट डेफिनेशंस आपको गिवन होती है, ऐसे ही कस्टम्स में भी डेफिनेशंस गिवन है. जो ये बेनिफिशियल ओनर है इसकी भी डेफिनेशन गिवन है. अब बेनिफिशियल ओनर क्या होता है? बेनिफिशियल ओनर का मतलब है कि वो ऑनर जो कि ऑनर तो है और अभी सिर्फ बेनिफिट के लिए ऑनर है, बट उसके पास अभी तक गुड्स जो है वो पहुंचे नहीं है. तो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ. जैसे लेट्स से कि ये आपको यूएसए से कुछ गुड्स मंगाने हैं, आपको फ़ोन मंगाना है. लेट्स से आपको एक मोबाइल फ़ोन और मंगाना है, तो आपने ये मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर दिया.
जब आपने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया, इसकी पेमेंट भी कर दी, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये इंपोर्ट होगा, शिप में जाएगा। शिप में जाने के बाद वो इंडिया में आएगा, इंडिया के पोर्ट पे। तो जब तक ये आपने ऑर्डर प्लेस किया, जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, क्या हो गया, आपने कंसिडरेशन दे दी, बट वो गुड्स जो थे वो आपके पास नहीं आए अभी तक। बट आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, तो मतलब वो फ़ोन अब आपका हो गया है, बट वो फ़ोन एक्चुअल में आपके पास नहीं आया है। तो फ्रॉम द टाइम जब से आपने ऑर्डर प्लेस किया था टू द टाइम जब तक आपके पास ये फ़ोन नहीं पहुंच जाता, इस वाले पीरियड तक, उस वाले पीरियड तक आप कंसीडर किए जाएंगे एक बेनिफिशियल ओनर। जब ये फ़ोन आपके पास पहुंच जाएगा, इसकी डिलीवरी आपको मिल जाएगी, उसके बाद आप बन जाओगे इसके ओनर। उससे पहले आप रहोगे इसके बेनिफिशियल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ? ऑन हुज बिहाफ द गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, राइट? एंड हु एक्सरसाइजेस इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गुड्स बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए और बी। अब जैसे ही बेनिफिशियल ऑनर की डेफिनेशन थी, ऐसे ही कुछ और डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए कस्टम्स के अंदर। जैसे एक डेफिनेशन है कस्टम एरिया की। कस्टम एरिया का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे एक कस्टम स्टेशन सिचुएटेड है, या फिर एक वेयर हाउस सिचुएटेड है, या फिर कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे जो इम्पोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स हैं उनको जनरली रखा जाता है, जब तक उनको हम देश से बाहर, इंपोर्ट के केस में हम देश के अंदर नहीं लेके आ जाते, और एक्सपोर्ट के केस में हम उनको देश से बाहर नहीं भेज देते। जब तक उन गुड्स को उस एरिया में रखा जाएगा, जिस एरिया में रखा जाएगा उस एरिया को हम बोलते हैं कस्टम्स एरिया। जैसे लेट्स से कि ये पोर्ट है। अब ये पोर्ट छोटा नहीं होता, इस पोर्ट के अंदर ही बहुत सारे एरियाज होते हैं इट्सेल्फ। जैसे कुछ एरिया ऐसा होगा जहाँ पे आपका सामान रखा जाएगा। कुछ केसेस में यहाँ पर वेयर हाउसेस भी बने होते हैं, जिसको हम कस्टम्स वेयर हाउसेस बोलते हैं। अब ये कस्टम्स वेयर हाउसेस का काम होता है कि जब तक आपने अपने गुड्स पोर्ट पर भेजे और जब तक वो लोड होंगे शिप में, तब तक ये गुड्स यहाँ पर रखे जाएंगे। तो ये वाला जो एरिया है पूरा, इस एरिया को हम कस्टम एरिया बोलते हैं। अब हमने इस कस्टम एरिया के डेफिनेशन में एक वर्ड पढ़ा था, कस्टम स्टेशन। वो कस्टम स्टेशन क्या होता है? कस्टम स्टेशन का मतलब होता है कोई भी कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल, फॉरेन पुलिस पोस्ट ऑफिस और लैंड कस्टम्स स्टेशन। मतलब कोई भी ऐसा एरिया जो कि एक पोर्ट कहलाया जाता है, और उस पोर्ट से उस पोर्ट पर या उस स्टेशन पर कोई भी जो व्हीकल है वो रुक जाता है, ताकि वो आपका सामान जो है वो लोड कर सके। तो कोई भी पोर्ट, एयरपोर्ट, कुरियर टर्मिनल, कुछ भी ऐसी चीज़ जो होती है उसको हम कस्टम स्टेशन कहते हैं। फिर एक हमने पढ़ा वेयर हाउस। यहाँ पर वेयर हाउस का यहाँ पर मतलब है कोई भी प्राइवेट वेयर हाउस की हम यहाँ पे बात नहीं करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों में से कोई बोले कि मुझे कस्टम्स के पोर्ट पर एक वेयर हाउस चलाना है और वो जो वेयर हाउस होगा उसमें बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो वेयर हाउस है, जो कस्टम्स पर वेयर हाउस होते हैं, वो वेयर हाउस होते हैं पब्लिक वेयर हाउस, जिनको लाइसेंस किया जाता है, पब्लिक वेयर हाउस लाइसेंस्ड, और प्राइवेट वेयर हाउस लाइसेंस्ड और अ स्पेशल वेयर हाउस लाइसेंस्ड। कोई भी पब्लिक वेयर हाउस हो सकता है या फिर प्राइवेट वेयर हाउस हो सकता है। प्राइवेट वेयर हाउस का मतलब है कि कोई भी कंपनी वहाँ पर अपना वेयर हाउस खोल सकती है, या फिर एक स्पेशल वेयर हाउस भी हो सकता है। और ये हो गई वेयर हाउस की डेफिनेशन। फिर है आपकी एक्सपोर्ट्स की डेफिनेशन। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सिंपली कोई भी चीज़ इंडिया से बाहर लेकर जाना। इंडिया से बाहर जब आप कोई चीज़ ले जाते हो उसको बोल देते हैं हम एक्सपोर्ट। टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। और इम्पोर्ट क्या होगा? सिमिलरली ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया में कोई चीज़ लेकर आना इंडिया के बाहर से। और इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया का मतलब है कि इंडिया का जो लैंड है वो तो इसमें आएगा ही, साथ में इंडिया के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं। टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं। ये इंडिया की लेट्स से बेस लाइन है, ये इंडिया है, यहाँ पे सारा पानी है, इधर ओशन है पूरा। ये जो ओशन है यहाँ तक
12 नॉटिकल माइल्स की जो लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। मतलब इंडिया के जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ इंडिया का ये जो लैंड वाला पार्ट है वो नहीं आएगा, इसके साथ साथ इंडिया का जो ये पानी वाला पार्ट है जहाँ पे ओशन है उसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया भी इंडिया का पार्ट कंसीडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस 12 नॉटिकल माइल से चीज़ बाहर चली जाएगी तो हम उसको इम्पोर्ट मानेंगे, और जब वो इस 12 नॉटिकल माइल्स के एरिया के अंदर आ जाएगी तो हम उसको एक्सपोर्ट मानेंगे। फिर एक आपकी डेफिनेशन होती है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम की। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का मतलब क्या होता है? इट एम्स टू प्रोवाइड द रिफंड। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? वापस देना, तो आपको ये रिफंड देगा या फिर रिकूपमेंट ऑफ कस्टम देगा एंड एक्साइज ड्यूटीज देगा, पेड ऑन इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स एंड सर्विस टैक्स पेड ऑन द इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। आपने जो भी गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, अब जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो क्या होगा? फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आएगी। फॉरेन करेंसी इंडिया में आना एक अच्छी बात है, तो इस अच्छी बात को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम निकाली है, जिसके अंडर आपको जब भी आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हो तो उस एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी आपने टैक्स पे किया है, किसी भी फॉर्म में किया हो, चाहे वो आपने एक्साइज ड्यूटी की फॉर्म में किया हो या फिर आपने जीएसटी की फॉर्म में किया हो या फिर आपने कस्टम ड्यूटी की फॉर्म में किया हो, किसी भी फॉर्म में किया हो, ये सारा का सारा टैक्स जो है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हम ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। क्वेश्चन नंबर 7, पर्सन इन चार्ज। अब जैसे ये सारी डेफिनेशन थी ऊपर, ऐसी एक और डेफिनेशन है पर्सन इन चार्ज की। पर्सन इन चार्ज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका इन रिलेशन टू अ वेसल, द मास्टर ऑफ द वेसल, राइट। वेसल के रिलेशन में होता है मास्टर, एयरक्राफ्ट में कमांडर और पायलट, रेलवे के केस में जो भी रेलवे का कंडक्टर है, गार्ड है या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उस रेलवे को डायरेक्शन दे रहा है, चीफ डायरेक्शन ऑफिसर है उसका, वो रेलवे के केस में पर्सन इन चार्ज हो जाएगा। इन रिलेशन टू अदर कन्वेयंस, द ड्राइवर और अदर पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस। तो इन चारों के केसेस में अलग अलग पर्सन इन चार्ज होते हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 है एडिशनल या काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑफ कस्टम्स कब लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है? एडिशनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑफ कस्टम्स इज इम्पोज्ड ड्यू टू, क्यों लगाई जा रही है ये? जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ऐसी चीज़ों का जब आप इंपोर्ट करते हो जो कि इंडिया में नहीं आनी चाहिए बट फिर भी आ रही हैं, तो उन गुड्स के प्राइसेस को एक इस लेवल तक लेकर आना ताकि उसका जो इम्पोर्ट है वो कम किया जा सके, इसलिए हम एडिशनल या काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लगाते हैं। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके पास प्रोटेक्शन टू इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, काउंटरिंग द नेगेटिव सब्सिडीज गिवन बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। नेगेटिव सब्सिडीज़ का मतलब है कुछ ऐसी सब्सिडीज़ जो कि फॉरेन गवर्नमेंट देती है ताकि आप जो गुड्स बने हैं आप उनको एक्सपोर्ट कर सको, और इस वजह से आपके जो गुड्स की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम आ जाती है। तो इसको काउंटर करने के लिए जो फॉरेन गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी लगाती है टू गिव कॉम्पिटिटिव एज एंड बूस्ट टू मेक इन इंडिया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। कि जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है ये एक एडिशनल ड्यूटी है जो कि लगाई जाती है जो भी गुड्स आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर, और वो गुड्स अगर इंडिया के लिए ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं आने चाहिए थे, बेसिक नहीं है, तो उनके ऊपर ये ड्यूटी लगाई जाती है। द बेस, इसका बेस क्या होता है, किसके ऊपर ये लगाई जाती है? वो बेस होता है CIF वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है, CIF वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स प्लस द ड्यूटीज़ लेविड अर्नर। तो मतलब ऐसा होगा कि जो CIF वैल्यू है उसके ऊपर आप बेसिक ड्यूटी लगाते हो, और इस बेसिक ड्यूटी को लगाने के बाद जो भी अमाउंट आता है इस अमाउंट के ऊपर आपको ये एडिशनल ड्यूटी लगानी है। दिस टैक्स इज सब्स्ट्यूम्ड अंडर GST। अब इस टैक्स को, ये जो एडिशनल ड्यूटी थी, अब इसको हम एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी की बजाय हम GST का नाम दे देते हैं, और इस GST के ऊपर SGST या CGST नहीं लगेगा, क्योंकि आप इंटर कंट्री आप इसको कर रहे हो तो इसमें IGST लगेगा।
The additional duty is applied to all imports except for wine, spirits and alcohol beverages. एक होता है सोशल वेलफेयर सेस, ये भी लगाया जाता है कस्टम्स के अंदर. इट इज़ द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बीसीडी. बीसीडी इज बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10% until unless goods is exempt from tax. This was introduced in 2018 budget and replaced education cess. तो इससे पहले एजुकेशन सेस लगाया जाता था. एजुकेशन सेस लगाने से उसको हमने रिप्लेस किया सोशल वेलफेयर सेस से, और ये जो सोशल वेलफेयर सेस है ये लगाया जाता है बीसीडी के ऊपर, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर. फिर है प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़. प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ होती हैं कुछ ऐसी ड्यूटीज़ जो कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है. और ये कौन रेकमेंड करता है? हमारे देश का टैरिफ कमीशन रेकमेंड करता है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था अंडर टैरिफ कमीशन एक्ट 1951. और अगर टैरिफ कमीशन एक्ट ये रेकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कुछ इंडस्ट्रीज़, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है इंपोर्ट से, तो उन इंपोर्ट्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती है. और जब ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाएगी तो इसके साथ साथ एक डेट प्रिस्क्राइब की जाएगी कि इस ड्यूटी को इस पर्टिकुलर डेट तक लगाया जाएगा. एक होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी. एंटी डंपिंग ड्यूटी साफ अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जैसे लेट्स से कि कोई एक कंट्री है जिसने बहुत सारे गुड्स बना लिए. अब वो गुड्स उसके कंट्री में नहीं बिक रहे हैं. उसने बहुत सारे गुड्स बनाए तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी वो काफ़ी कम आ गई. अब उसको वो सारे गुड्स जो हैं वो बेचने हैं, सेल करने हैं, तो वो क्या करता है, वो कंट्री क्या करती है कि वो जो भी गुड्स उसने बनाए थे वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके उसको डंप कर देगी. मतलब जो गुड्स उसके वहाँ पे नहीं बिक रहे थे वो उसको उस किसी और कंट्री में जाके बेच देगी, डंप कर देगी, और बहुत ही लो प्राइस पे डंप कर देगी. इतने लो प्राइस पे कि जो इम्पोर्टिंग कंट्री है वहाँ के लोग उसको ईजिली खरीद लेंगे. तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, ताकि कोई और कंट्री हमारे देश में गुड्स को डंप ना कर सके उसके लिए. और इससे क्या होता है, इतनी लगाई जाती है कि जहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज़ उस पर्टिकुलर गुड को बना रही थी, जैसे लेट्स से कि इंडिया में वो गुड बन रहा था 10 रुपये का और उसको सेल किया जा रहा था 15 रुपीज़ का, बट जो उस कंट्री ने भेजा उस कंट्री ने उसको 2 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बना के 5 रुपये का उसको वो सेल कर रही है. तो काफ़ी डिफरेंस है, राइट. तो ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लग जाएगी ₹10, और इसका जो प्राइस है वो इक्विवेलेंट लाया जाएगा टू दी प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया, ताकि हमारी जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. फिर एक होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़. काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ होती हैं ताकि सब्सिडीज़ को हम ऑफसेट कर सकें. बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो किसी गुड को बनाने के लिए सब्सिडीज़ देती हैं. सब्सिडीज़ को देने के बाद जो गुड्स की कॉस्ट है और वैल्यू है वो कम आ जाती है, और फिर जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो इनको ईजिली बेच सकती हैं दूसरी कंट्रीज़ में. अब इसकी वजह से भी हमारे देश की जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान होगा. तो इस नुकसान को भरने के लिए हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देते हैं, ताकि उन सब्सिडीज़ का जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म कर सकें. और इसका जो अमाउंट होता है वो जनरली होता है जितनी भी सब्सिडीज़ दी जा रही है. नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी. नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है पान मसाला, च्यूइंग टोबैको एंड सिगरेट्स के ऊपर, और इसका जो रेट है वो होता है 10 to 45% के आसपास के बीच में. ये जो नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी है, जिसको हम शॉर्ट में NCCD बोलते हैं, ये 1% होती है ऑन मोटर कार्स, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स एंड 2 व्हीलर्स, और NCCD ऑफ ₹50 पर टन जो है वो लगाई जाती है डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पे. तो कुछ ऐसी ड्यूटीज़ जो कि स्पेशल कैटेगरी ड्यूटीज़ में आती है वो ये सारी थी. इसके अलावा कस्टम हैंडलिंग फ़ीस भी होती है. इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 1% के कस्टम हैंडलिंग फ़ीस चार्ज करती है सारे के सारे इंपोर्ट्स पे, इन एडिशन टू कस्टम्स ड्यूटी. और ये सारे जो रेट्स हैं वो फिक्स नहीं रहते, ये हर साल बजट में चेंज हो सकते हैं. तो जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो इन सारे रेट्स को जो उससे पहले वाला बजट था उससे आप एक बार कंपेयर ज़रूर कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एंटी डंपिंग ड्यूटी पेबल बाय SEZ इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इम्पोर्ट. SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन.
तो एक SEZ कितनी एंटी डंपिंग ड्यूटी देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इम्पोर्ट, तो वो देगा कुछ भी नहीं, राइट। SEZ जो होता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, और ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो भी आप इम्पोर्ट करो आप उनके ऊपर कुछ भी ड्यूटी ना पे कर सको। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगा दिए जाते हैं ताकि उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, What was the previous name of CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs? जो भी है इसका प्रीवियस नेम क्या था? तो इसका जो पहले वाला नाम था वो था CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, और GST आने के बाद इस नाम को CBIC कर दिया गया था। तो ये थी आज की क्लास। अब क्लास ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा बैच लॉन्च किया है जो कि सारे पंजाब के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को कवर कर रहा है। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इस बैच में आपको 15,000 प्लस MCQs मिलेंगे टोटल, और प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलेगी, और जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो भी इस कोर्स में आपको कवर करवाए जाएंगे। साथ के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप लोग इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।